यह जो लड़का आज अपनी फौजी वर्दी में पूरे आत्मविश्वास से घूमता है, वो किसी फिल्म का हीरो नहीं, बल्कि एक छोटे से अफ्रीकी देश बुर्किना फासो का असली लीडर है। नाम है इब्राहिम ट्रॉरे। हाँ, वही इब्राहिम जिसने महज 35 साल की उम्र में तख्ता पलट कर दिया और अब देश की कमान खुद संभाल रहा है। एक बार इब्राहिम के पास एक ऑफर आया। बड़े प्यार से कहा गया, हम आपके देश में कई सारी मस्जिदें बना देंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। पर इब्राहिम ने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया, नहीं चाहिए। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमें अभी धर्म की जगहों से ज्यादा जरूरत है स्कूलों की, अस्पतालों की और सड़कों की। इबादत हम खुद कर लेंगे, लेकिन अभी हमें जिंदा रहना है। अब सोचो, ऐसा जवाब देने वाला बंदा किस मिट्टी का बना होगा। और यही वजह है कि आज पूरे अफ्रीका में अगर किसी एक लीडर को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है तो वो है इब्राहिम ट्रॉरे। और ये बात सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं है। वेस्टर्न सुपर पावर्स, अमेरिका, फ्रांस जैसी ताकतें भी उसकी हर एक हरकत पर बारीकी से नजर रख रही है। अब सुनो, इस बंदे की कहानी सिर्फ एक देश के तख्ता पलट तक सीमित नहीं है। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो ये कहानी तुम्हें पूरे अफ्रीका की हालत समझा देगी। एक ऐसा सच जिसे दुनिया की 90% आबादी शायद आज भी नहीं जानती। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसे भारत को 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली, वैसे ही अफ्रीका के कई देशों को भी आजादी मिली। लेकिन फर्क यह था कि जब अंग्रेज भारत से निकले तो यहां एक सिस्टम छोड़ गए थे। हां, उन्होंने हमें बहुत तकलीफें दी, लूटा, मारा, पीटा, लेकिन जाते जाते एक ढांचा छोड़ गए जिस पर हम अपने देश को खड़ा कर सके। अंग्रेजों ने यहां ब्राउन साहब बनाए थे, यानी ऐसे इंडियंस जो अंग्रेजों की तरह सोचें, कपड़े पहने, बोलें और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएं। इन ब्राउन साहबों में पंडित नेहरू, सरदार पटेल जैसे लोग भी थे। अंग्रेजों को क्या पता था कि जिनको वो अपने फायदे के लिए तैयार कर रहे हैं, वही एक दिन उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और आजादी की मांग करेंगे। और देखो, हुआ भी वही। जैसे ही वो गए, हमारा सिस्टम पहले से रेडी था। डेमोक्रेसी हमारे खून में घुल गई थी। हमारे पास पहले से ही एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन था। आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, सब कुछ अंग्रेजों के बनाए सिस्टम से निकला हुआ था। हमने बस उसे अपना लिया और देश चल पड़ा। लेकिन अफ्रीका में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंग्रेजों ने वहां कोई सिस्टम नहीं छोड़ा। आजादी के बाद वहां के देश ऐसे लगे जैसे किसी जंगल में फेंक दिए गए हों। ना कोई प्रशासन, ना कोई सुविधाएं, कोई संविधान, ना कोई लीडरशिप का अनुभव। और इस खालीपन में पनपा सिर्फ शोषण, तख्ता पलट और लूट। इब्राहिम ट्रॉरे भी उसी टूटी फूटी व्यवस्था में पला बढ़ा। लेकिन उस लड़के में कुछ अलग था। उसने बंदूक तो उठाई, लेकिन अपने लोगों की भलाई के लिए। उसने सत्ता छीनी, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो स्कूल बना सके, अस्पताल खड़ा कर सके, बच्चों को खाना दिला सके। वो कहता है, हमारे देश में किसी के पास खाने को नहीं है और तुम हमें धर्म सिखाने आ गए हो। कितनी सच्ची बात है। जब पेट खाली हो तो पहले रोटी चाहिए, फिर धर्म। आज अगर तुम बुर्किना फासो जाओगे तो वहां के लोग उसे सिर्फ लीडर नहीं, मसीहा मानते हैं। वो हर दिन खुद सड़कों पर निकलता है, लोगों से मिलता है, उनकी बातें सुनता है। ना कोई तामझाम, ना कोई भारी सिक्योरिटी। और शायद यही वजह है कि दुनिया भर की सरकारें उससे डरती हैं, क्योंकि ऐसा लीडर अगर बाकी देशों में भी पैदा हो गया तो फिर उनका गोल्डन प्लान फेल हो जाएगा। यूट्यूब पर इस कहानी को बताते वक्त इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि हम किसी भी धर्म, जाति या देश के प्रति नफरत नहीं फैला रहे। यह कहानी सिर्फ एक लीडर की सोच को दर्शाती है जो अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ है। यह वीडियो किसी के विश्वास का मजाक नहीं उड़ाता, ना ही किसी धार्मिक संस्था को निशाना बनाता है। इब्राहिम ट्रॉरे की यह कहानी सिर्फ बुर्किना फासो की नहीं है। ये उन सब देशों की है जो कभी गुलाम थे और आज भी अपनी पहचान के लिए जूझ रहे हैं। और शायद ये तुम्हारी भी कहानी है। अगर तुम गौर से सुनो, जब अंग्रेज भारत से निकले थे तो उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत तो किया ही, लेकिन जाते जाते एक स्ट्रक्चर छोड़ गए थे, जैसे प्रशासन, कानून, आईएएस जैसी व्यवस्थाएं। यह सिस्टम उनके फायदे के लिए बना था, लेकिन हमारे लिए वो एक तरह से नेचुरल रूप से फायदेमंद साबित हुआ। हालांकि इसमें अंग्रेजों का कोई एहसान नहीं था, पर हां, हम उस सिस्टम के सहारे डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ सके। लेकिन अफ्रीका के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अफ्रीका में सबसे बड़ा कॉलोनाइजर था फ्रांस, जिसने अफ्रीका के लगभग 1/3 हिस्से को कवर कर रखा था। इसके अलावा बेल्जियम और कुछ अन्य यूरोपीय देश भी वहां की जमीन और संसाधनों पर कब्जा किए बैठे थे।
अफ्रीका का सबसे बड़ा संकट यही था कि वो छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था और हर देश की कहानी, हर नेता की चाल फ्रांस की उंगलियों से बंधी हुई थी। जब फ्रांस ने अफ्रीकी देशों को आजादी दी तो वो असल में एक धोखा था, एक नकली आजादी। तुम देश के मालिक हो लेकिन हर डोर हमारे हाथ में रहेगी, यही असल मकसद था। उन्होंने वहां अपने मनपसंद नेताओं को गद्दी पर बैठाया, गरीबों को सूट बूट पहनाकर देश का किंग बना दिया। देखो अब तुम लीडर हो, उन्होंने कहा। पर सच ये था कि सब कुछ कंट्रोल में था, पैसा, पॉलिसी और पावर। इन नेताओं को फ्रांस ने खूब पैसा दिया, शोहरत दी और फिर उनसे साइन करवाए ऐसे एग्रीमेंट्स जिनकी वजह से आज भी अफ्रीका के बहुत से देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में आते हैं। बुर्किना फासो भी उनमें से एक है, जहां का आज का लीडर है इब्राहिम ट्राओरे। अब ये समझो फ्रांस ने कंट्रोल कैसे रखा। सबसे पहले तो उन्होंने मिलिट्री बेस बनाए। हम तुम्हारी सिक्योरिटी देख लेंगे कहकर उन्होंने अपने सैनिक वहीं तैनात कर दिए। इन अफ्रीकी देशों की आर्मी को ट्रेनिंग भी फ्रांस ही देता रहा, मतलब बंदूक तुम्हारी, गोली हमारी। दूसरा तरीका था करेंसी। अफ्रीका के कई देशों में आज भी CFA फ्रैंक नाम की करेंसी चलती है, जो सीधे फ्रांस की निगरानी में होती है। अब सोचो, अगर किसी देश की करेंसी ही उसके हाथ में नहीं है तो उसकी इकोनॉमी कैसे चलेगी। जैसा कि एक इकोनॉमिस्ट कहता है, जिसके हाथ में करेंसी होती है असली पावर उसी के पास होती है। तो जब तक आप अपनी मनी खुद नहीं छाप सकते, आप असली आजाद नहीं हो। और सबसे खतरनाक तरीका था इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स। अफ्रीका में गोल्ड, ऑयल, यूरेनियम जैसे बहुमूल्य संसाधन हैं, लेकिन उन पर कब्जा जमाने के लिए फ्रांस ने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए। ये सोना हमारी कंपनियों को मिलेगा, तेल हमारी शर्तों पर निकलेगा, और अफ्रीकी सरकारें केवल टोकन मनी में सहमति देती रहीं। अब जब आपकी करेंसी आपके पास नहीं, सेना आपके कंट्रोल में नहीं और संसाधनों पर दूसरों का हक है, तो आप देश चलाओगे कैसे? नई फैक्ट्रियां कहां से लाओगे? एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम कैसे बनाओगे? अफ्रीका के पास बस एक ही रास्ता बचा, अपनी धरती से खनिज निकालो, दूसरों को बेचो और उनसे जो कुछ भी क्रम्स गिरते हैं उसी से पेट भरो। तुम्हारा बस इतना ही हिस्सा है, फ्रांस कहता रहा और अफ्रीका चुपचाप सुनता रहा। और इसी सिस्टम को कहते हैं न्यो कॉलोनियलिज्म, यानी बिना किसी कब्जे के भी पूरी सत्ता अपने पास रखना। और यह सत्ता सिर्फ फ्रांस ने ही नहीं, कई पश्चिमी देशों ने मिलकर चला रखी है। लेकिन इब्राहिम जैसे लीडर्स अब इस जाल को तोड़ना चाहते हैं, और यही वजह है कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है। अब जरा सोचो, यह सिर्फ अफ्रीका की कहानी नहीं है। अगर तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी जेब खाली की जा रही है और तुम कुछ कर भी नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं यह तुम्हारी भी कहानी है। 1960 से लेकर अब तक, यानी करीब 65 सालों में बुर्किना फासो नाम के इस छोटे से देश में 5 नहीं, पूरे 6 बार मिलिट्री कूप हो चुके हैं। हर बार जब कोई नया शासक आता है, जनता को लगता है कि अब शायद कुछ बदलेगा, अब शायद जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन होता क्या है? वही ढाक के 3 पात। इतने सालों बाद अब तो जनता को खुद नहीं पता कि वो क्या चाहती है या क्या होना चाहिए। वजह सीधी है, अशिक्षा। ज्यादातर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि राजनीति की चालें समझ सकें। उन्हें समझ ही नहीं आता कि असली समस्या क्या है और उसका हल क्या हो सकता है। अफ्रीका के कई देशों का हाल बिल्कुल ऐसा ही है। बुर्किना फासो की मिलिट्री या आसपास के देशों का इन्फ्लुएंस अक्सर मिलकर किसी भी लीडर को हटा देते हैं। हटा के किसी ऐसे चेहरे को गद्दी पर बैठा दिया जाता है जो वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर फ्रांस को कभी सवाल नहीं करता। और ऐसा क्यों? क्योंकि डर बना रहता है, भाई कहीं मार ही ना दिए जाए। ये डर असली है। वेस्ट की खुफिया एजेंसियां कितनी ताकतवर हैं, ये सबको पता है, चाहे CIA हो या फ्रेंच इंटेलिजेंस। अगर कोई लीडर उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो वो एक झटके में उसे दुनिया से गायब कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे लीडर सोचते हैं, भाई पावर मिल गई, अब फालतू में क्यों लड़ाई लड़ा जाए। मस्त कोट पैंट पहनते हैं, एसी में बैठते हैं, पैसा आता है, फ्रांस खुश रहता है, हम भी मजे में रहते हैं। बाकी जनता तो कभी कोट पैंट में रही नहीं, वो तो आज भी मिट्टी में, धूल में, भूख में पड़ी है। लेकिन इस सड़े हुए सिस्टम में एक नाम था जो इससे अलग निकला, थॉमस संकारा। ये वो इंसान था जो खुद उसी मिलिट्री से निकला था जिसे फ्रांस ने ट्रेन किया था। हाँ, उसी फ्रांस ने जो अफ्रीका का गला सालों से दबाए बैठा है। लेकिन संकारा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसने कभी
अपने इरादे सबके सामने नहीं रखे, चुपचाप मेहनत करता रहा, मिलिट्री में ऊपर चढ़ा। धीरे धीरे वो उस मोड़ तक पहुंचा जहां उसे एक मौका मिला देश की कमान संभालने का। और जैसे ही वो पावर में आया, उसने वो सब कह डाला जो दशकों से कोई कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। हमें ये IMF के लोन नहीं चाहिए, ये लोन हमें गुलाम बनाते हैं, ये डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ अमीरों की जेबें भरते हैं, गरीब वहीं का वहीं रह जाता है। थॉमस संकारा के स्पीच ने पूरे अफ्रीका को झकझोर कर रख दिया। वो हर मंच से कहने लगा कि कैसे वेस्ट हमें कंट्रोल करता है, कैसे हमारी गरीबी को, हमारी मजबूरी को एक बिजनेस बना दिया गया है, कैसे लोन तो देश के विकास के नाम पर दिए जाते हैं, लेकिन वो खर्च कहां होते हैं? नेताओं के घरों पर, उनके आलीशान बंगले बनाने में, विदेश दौरे करने में। गरीब वहीं का वहीं रहता है और अमीर बनता जाता है। लेकिन ऐसे बोलने वालों का हश्र क्या होता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। जो सच बोलेगा उसे चुप करवा दिया जाएगा। और यही हुआ थॉमस संकारा के साथ भी। थॉमस संकारा सिर्फ बुर्किना फासो का नहीं, पूरे अफ्रीका का सपना था, और शायद हर उस देश का भी जो कभी किसी और की गुलामी में जकड़ा हुआ था। कभी कभी एक आवाज पूरी दुनिया के बहरेपन को चुनौती देती है, और थॉमस संकारा की आवाज आज भी हवा में तैरती है। बस कोई हो जो उसे सुन सके। जनता को हमेशा लगता है कि कोई नेता आएगा और सब बदल जाएगा, लेकिन होता क्या है? सिस्टम वही रहता है, दबाव का, करप्शन का और बाहर से चलाए जा रहे एजेंडे का। और सबसे ज्यादा नुकसान होता है आम आदमी को। वही जनता जो सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाती है, उसी के सिर पर कर्ज का बोझ लाद दिया जाता है। अब सोचो, जब IMF किसी देश को लोन देता है तो वो लोन ले लो भाई, जैसे चाहो खर्च करो वाला नहीं होता। वो शर्तों की लंबी लिस्ट के साथ आता है। हेल्थ सेक्टर में सब्सिडी खत्म करो, बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, एक मरीज से इतने रुपए लो, फ्लोर प्राइस हटाओ। और जैसे ही ये सब लागू होता है, जनता की कमर टूट जाती है। डॉक्टर महंगे, दवाइयां महंगी, बिजली के बिल आसमान पर और काम धंधा पहले से ही ठप। इसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप। आज पाकिस्तान की हालत देख लो। IMF और बाकी इंटरनेशनल लोन देने वाली संस्थाएं वहां भी वही खेल खेल रही हैं, और ये एक आम बात बनती जा रही है, खासकर उन देशों में जो कभी किसी कॉलोनी का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अभी वापस आते हैं उस कहानी पर जहां से अफ्रीका की सच्चाई सामने आती है, थॉमस संकारा की कहानी। थॉमस संकारा एक ऐसा शख्स था जिसने दुनिया देखी थी। वो बाहर पढ़ा हुआ था, उसे समझ था कि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे संस्थान क्या खेल खेलते हैं। उस पर कम्युनिज्म का असर था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ इतना था कि मेरे देश की जनता भूख से ना मरे। जब वो सत्ता में आया तो उसने खुलकर बोलना शुरू कर दिया, हमें IMF का लोन नहीं चाहिए, हमें वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं चाहिए, हमें फ्रांस से कोई उधारी नहीं चाहिए। उसने हर जगह साफ साफ कहा, फ्रांस जो कर रहा है वो गलत है, ये गुलामी का नया रूप है। उसकी आवाज दमदार थी और जनता को पहली बार ऐसा लगा कि अब कुछ बदल सकता है। लेकिन सच बोलने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। उस समय बुर्किना फासो का प्रेसिडेंट डर गया। उसे लगा अगर संकारा को बोलने दिया गया तो वेस्टर्न कंट्रीज हमसे नाराज हो जाएंगी, फ्रांस तो बिल्कुल ही टूट पड़ेगा। तो उसने थॉमस संकारा को अरेस्ट करवा दिया। अब एंट्री होती है ब्लेज कांपावरे की, थॉमस संकारा का डिप्टी। मिलिट्री में उसकी पकड़ जबरदस्त थी। उसने एक बड़ा कदम उठाया, प्रेसिडेंट को हटाया और थॉमस संकारा को जेल से बाहर निकाल दिया। भाई, जनता तेरे साथ है, अब तू सामने आ। साल था 1983। थॉमस संकारा फिर सत्ता में लौटा, लेकिन उसके ठीक कुछ समय बाद एक ऐसा खेल हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। ब्लेज कांपावरे ने, जिसे कभी उसका सबसे करीबी माना जाता था, एक दिन थॉमस संकारा को खत्म करवा दिया, गोलियों से भून दिया। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ 14 और लोग जो उसके दोस्त थे, साथी थे या उसकी सुरक्षा में थे, उन्हें भी मार दिया गया। कहा जाता है कि ब्लेज को भी डर था, वही डर जो हर सत्ता में बैठे व्यक्ति के मन में होता है जब वो वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ खड़ा होता है। और शायद ये असली वजह थी कि उसने अपने ही नेता को धोखा दे दिया। थॉमस संकारा की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, वो एक विचार की हत्या थी, एक ऐसी सोच की जो कहती थी हम खुद को चला सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। आज उसकी कहानी अफ्रीका के हर कोने में गूंजती है। और सवाल ये नहीं है कि उसने क्या किया, सवाल ये है क्या हम कभी उसकी राह पर चल पाएंगे। थॉमस संकारा का असली कत्ल सिर्फ गोलियों से नहीं हुआ था, उसे मारा गया था
एक सोच को खत्म करने के लिए। और उसका जो एसेसिनेशन हुआ वो इतना बेहिसाब बेरहम था कि उसकी लाश तक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर दफनाया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था अगर पब्लिक ने उसकी बॉडी देख ली तो ऐसा गुस्सा फूटेगा कि देश जल उठेगा। और वही हुआ। उसकी लाश तो कभी दुनिया के सामने नहीं आई, लेकिन जो आंदोलन थॉमस ने शुरू किया था, जो बुर्किना फासो से बाहर निकलकर पूरे अफ्रीका में फैलने लगा था, वो वहीं दम तोड़ गया। सब कुछ शांत हो गया। फिर स्टेज पर आया ब्लेज कांपाओरे। अब मैं हूं राजा, उसने कहा, और अगले 31 साल तक गद्दी से चिपक कर बैठा रहा। साल 2014 तक उसने ऐश की जिंदगी जी, सत्ता की ताकत का मजा लिया, लेकिन जनता सब देख रही थी। अब बहुत हुआ। यह आवाज उस साल गूंज उठी और लोगों का गुस्सा इस हद तक फूट पड़ा कि ब्लेज को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद वहां डेमोक्रेसी लाने की कोशिशें की गईं, लेकिन लोकतंत्र से पहले आतंक ने दस्तक दे दी। बुर्किना फासो, जो एक समय तक सेकुलर माइंडसेट के लिए जाना जाता था, जहां मुस्लिम और क्रिश्चियन शांति से रहते थे, वहां अब जिहादी घुसपैठ शुरू हो गई। देश की लगभग 65% आबादी मुस्लिम है और करीब 25% क्रिश्चियन। फिर भी आज तक वहां कभी धर्म के नाम पर खून नहीं बहा, लेकिन 2014 के बाद हालात बदलने लगे। डेमोक्रेसी आई तो जिहादी भी साथ आ गए। कई लोग ऐसा कहते हैं। शायद पुराने वेस्टर्न समर्थक लीडर हटे तो वो ताकतें भी कमजोर पड़ी जो आतंक को रोक रही थीं। देखते देखते टेररिस्ट अटैक शुरू हो गए। कुछ सालों में अफ्रीका का ये छोटा सा देश टेररिज्म की आग में झुलसने लगा। फिर आया साल 2022 और उसी आग के बीच से एक नाम निकलकर सामने आया, इब्राहिम ट्राओरे। सिर्फ 37 साल का जवान, मिलिट्री बैकग्राउंड वाला और सीधा सपाट बोलने वाला। उसकी बातों में गुस्सा भी था और उम्मीद भी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यह तो थॉमस संकारा का दूसरा जन्म है। इब्राहिम ने सत्ता संभालते ही एक के बाद एक फैसले लिए। IMF और वर्ल्ड बैंक से कोई लोन नहीं चाहिए। जिन्होंने हमें लूटा है उनसे अब उधारी भी नहीं लेंगे। और जब देश में जिहादी अटैक हो रहे थे, तब उसने वार्निंग देने का टाइम नहीं लिया। सीधे मिलिट्री को भेजा, क्रैकडाउन कराया, आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा और गांव गांव से सफाया करना शुरू कर दिया। पब्लिक का उससे रिश्ता एकदम सीधा था, क्योंकि इब्राहिम ना तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, ना विदेशी सूट बूट पहनता है, ना ऊंचे बांके भाषण देता है। वो तो सोल्जर की यूनिफॉर्म में नजर आता है और जमीन की भाषा बोलता है, जिसे सुनकर आम आदमी कह उठता है, ये अपना बंदा है। एक किस्सा तो बड़ा फेमस है, भले ही इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। कहा जाता है सऊदी अरब से उसे ऑफर आया था, हम तुम्हारे यहां फ्री में सैकड़ों मस्जिदें बनवा देंगे। लेकिन इब्राहिम का जवाब सीधा था, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमें मस्जिदें नहीं, अस्पताल और स्कूल चाहिए। ऐसी बातें पब्लिक के दिल में घर कर जाती हैं। इब्राहिम किसी पर भरोसा नहीं करता, ना वेस्ट पर, ना अमेरिका पर, ना यूरोप पर। बस एक हल्का सा अलायंस रूस के पुतिन के साथ है, लेकिन उसका भी एजेंडा साफ है, पहले हमारा देश, फिर बाकी दुनिया। वो कहता है CFA फ्रैंक, जो फ्रांस की करेंसी है और अफ्रीका पर थोप दी गई है, उसे हम पूरी तरह रिजेक्ट करेंगे। यह करेंसी गुलामी की निशानी है। धार्मिक तौर पर वो सुन्नी इस्लाम को मानता है, लेकिन न तो जिहादियों को सपोर्ट करता है और न ही वेस्टर्न ताकतों को। वो सिर्फ एक ही बात करता है, बुर्किना फासो और अफ्रीका के लिए आजादी, इज्जत और आत्मनिर्भरता। आज जब अफ्रीका का ये नौजवान लीडर खड़ा होता है तो उसकी आंखों में न नफरत होती है, न लालच, बस एक आग होती है। एक ऐसी आग जो कहती है, अब बस बहुत हुआ, अब हम खुद लिखेंगे अपना इतिहास। आज के वक्त में अगर आप टिकटॉक खोलें, इंस्टाग्राम रील्स देखें या यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करें, तो एक चेहरा बार बार सामने आता है, इब्राहिम ट्राओरे। एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ बुर्किना फासो तक सीमित नहीं रहा। उसकी छवि, उसकी बातें, उसकी वर्दी और उसका बगावती अंदाज अब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। जिस दिन उसने सत्ता संभाली थी, उसी दिन से उसने अपने इरादे साफ कर दिए थे। फ्रांस की सेना को हमारे देश से निकलना होगा, और उसने वही किया। बुर्किना फासो में मौजूद फ्रांसीसी सैनिकों को उसने देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। हम अब खुद अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, गुलामी की ताकतों को अब विदाई लेनी होगी। इब्राहिम ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जो पहले किसी ने लेने की हिम्मत नहीं की थी, और जनता ने भी उसे हाथों हाथ लिया।
उसे लगा कि शायद अब कोई तो आया है जो सच में बदलाव लाना चाहता है। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इब्राहिम भी आखिरकार बाकी नेताओं की तरह ही निकलेगा। अभी तो लड़ाई का नारा दे रहा है, कल ऐशो आराम में खो जाएगा। शुरू में हर कोई क्रांतिकारी बनता है, पर जब कुर्सी का नशा चढ़ता है तो सब धुंधला हो जाता है। जब उसने सत्ता ली थी तब उसने खुद कहा था, मैं यहां बस कुछ महीनों के लिए हूं, जब हालात स्थिर हो जाएंगे हम चुनाव करवाएंगे। उसने कहा था कि साल 2023 या 2024 तक चुनाव होंगे, पर अब 2025 चल रहा है और इब्राहिम अभी भी सत्ता में है। अब वो कहता है, देश जिस हालात में है उसमें चुनाव कराना एक गैर जिम्मेदाराना फैसला होगा। जब हमारी जमीन पर टेररिस्ट घूम रहे हैं तब वोटिंग नहीं, फाइटिंग जरूरी है। और यह बात जनता के एक हिस्से को समझ में भी आती है, लेकिन सवाल उठते हैं और उठेंगे भी। इधर एक और बात सामने आई, एक अफवाह जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। कहा जाता है कि किसी बेहद करीबी इंसान को, शायद इब्राहिम का पुराना दोस्त या सुरक्षा में शामिल व्यक्ति, उसे 5 मिलियन यूरो की पेशकश की गई थी, सिर्फ एक काम के लिए, इब्राहिम को खत्म करना। पर उस इंसान ने यह ऑफर ठुकरा दिया। उसका जवाब था, इससे पहले कि मैं इब्राहिम को धोखा दूं, मैं खुद को खत्म कर दूंगा। यह लड़ाई पैसों की नहीं है, यह इज्जत, आजादी और क्रांति की लड़ाई है। अब सवाल यह है कि क्या इब्राहिम ट्राओरे सच में अफ्रीका का भविष्य बदलेगा, या फिर वो भी इतिहास के पन्नों में एक और अधूरा वादा बनकर रह जाएगा? क्या वो थॉमस संकारा के अधूरे सपने को पूरा करेगा, या उन्हीं की तरह किसी दिन चुपचाप मिटा दिया जाएगा? आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइए। अगर आप ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।